नमस्कार, आप सभी का स्वागत इस नई सुबह में और नए दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं नए सवेरे के साथ। जी हाँ, जब बात की जाती है नए सवेरे की, लगातार आपको बताते हैं आज दिन भर की अगर बात की जाए, बताएंगे आपको कैसे वडनगर का जो विकास है उसको गति मिलने जा रही है, मौसम किस तरीके से करवट ले रहा है और महाकुंभ लगातार हर एक दिन बढ़ते दिन के साथ साथ किस तरीके से और दिव्य और भव्य होता जा रहा है। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत और खेलकूद की खबरों पर नजर हम डालेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली की चुनावी सरगर्मी बढ़ी, भाजपा के अरविंदर सिंह लवली, हरीश खुराना और कांग्रेस के संदीप दीक्षित सहित कई दिग्गज आज दाखिल करेंगे नामांकन। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, राजधानी में बरसे बादल, पारा गिरने से बढ़ी ठंड, पहाड़ों में भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता, 15 महीने से चल रहा संघर्ष होगा समाप्त। पहले चरण में 33 बंधकों को किया जाएगा रिहा। और खो खो विश्व कप में भारत का दबदबा बरकरार, भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, जीत के साथ ग्रुप में शीर्ष पर पहुंची भारतीय टीम। और आइए सबसे पहले नया सवेरा में आपको बताते हैं वडनगर में किस तरीके से जो विकास है उसका उपहार मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर में अब आधुनिकता के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण यहां करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय भारत का अपनी तरह का पहला संग्रहालय है, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से तैयार किया है। 4 मंजिला संग्रहालय लगभग 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा पर एक फिल्म का भी विमोचन करेंगे। गुजरात के प्राचीनतम जीवंत शहर वडनगर का इतिहास बहुत ही भव्य है। 2500 से अधिक वर्षों से लगातार आबाद रहने वाला ये शहर 7 अलग अलग राजवंशों के अधीन रहा है। वडनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण हिंदू, बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्मों के संगम का एक जीवंत केंद्र था। ये शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनमोल खजाना है। वडनगर के लगभग 4500 वर्ष पुराने शर्मिष्ठा तालाब का भी विकास किया गया है। पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग की सुविधा भी विकसित की गई है और ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा राग मल्हार गाकर तानसेन के शरीर की जलन को शीतलता प्रदान करने वाली वडनगर की 2 बहनों ताना और रीरी की स्मृति में प्रतिवर्ष ताना रीरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में की थी। इसका लोकार्पण हो रहा है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा, जिसमें शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रेरणा का मकसद था एक नई युवा पीढ़ी को इस तरफ मोड़ना कि वो देश के प्रति क्या अपना उनका कर्तव्य है और वो क्या योगदान दे सकते हैं। तो ये 9 वैल्यूज़ पे आधारित प्रोग्राम है। वडनगर में केंद्रीय गृह मंत्री 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार प्रेरणा संकुल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने इसी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्कूल को भविष्य के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया है। स्टडी टूर के तहत देश के सभी जिलों से छात्र यहाँ एक सप्ताह के लिए पढ़ने आते हैं। अब तक देश के कई हिस्सों से छात्रों और शिक्षकों का 36 समूह पढ़ने के लिए आ चुका है, जिनमें 720 छात्र और 360 शिक्षक शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वडनगर में कुल 34,235 वर्ग मीटर क्षेत्र में 33.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और विकसित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करेंगे। इस खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, एस्ट्रो टर्फ, फुटबॉल मैदान सहित मिट्टी में खेले जाने वाले खेलों जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो के लिए कोर्ट का निर्माण किया गया है। वडनगर में अमित शाह प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी। हाँ, जैसे जैसे अब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज कई पार्टियों के दिग्गज अपना नामांकन भरेंगे। इसमें अगर हम आपको बताएं, गांधीनगर विधानसभा से भाजपा के अरिंदर सिंह लवली जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं गांधीनगर सीट से, डॉक्टर अनिल गोयल ये भी भाजपा प्रत्याशी हैं कृष्णानगर सीट से। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आप देख सकते हैं, संदीप दीक्षित, मुदित अग्रवाल, राजेश लिलोथिया। संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बात की जाए जो भाजपा प्रत्याशी हैं उसमें डॉक्टर अनिल गोयल, हरीश खुराना मोतीनगर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो आज का दिन भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नामांकन जो भरे जाएंगे उसके चलते पूरी राजनीति जो है गर्माती नजर आएगी। चुनावी हुंकार जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग दलों के नेता। और वहीं भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के 40 प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम सबसे प्रमुख है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सूची में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी दिल्ली चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी को भी स्टार प्रचारक के रूप में चुना गया है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने बवाना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र कुमार को, इसके साथ ही रोहिणी सीट से सुमेश गुप्ता को और खासतौर से करोलबाग की अगर बात की जाए तो करोलबाग सुरक्षित सीट से राहुल धनक को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही तुगलकाबाद सीट से वीरेंद्र बिधूड़ी को और बदरपुर से अर्जुन भड़ाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो 5वीं सूची कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें अलग अलग जो नाम हैं उनकी घोषणा की गई है। बतौर उम्मीदवार इनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। तो किस तरीके से लगातार दिल्ली का जो चुनावी संग्राम है वो अब और तेज होता नजर आ रहा है। और जो आज नामांकन के दौर की बात की जाए या जिस तरीके से लगातार सूचियां आ रही हैं, कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट अपनी जारी की है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता धीरज कुमार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या माना जाए जिस तरीके से अब लगातार जो ये चुनावी संग्राम है और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ जो नामांकन है उसका दौर बल्कि कांग्रेस ने भी अब अपनी जो 5वीं सूची है वो जारी कर दी है। बिल्कुल, जो नामांकन का दौर चालू है और जिस तरीके से नामांकन के बाद हम दिल्ली में सियासी हलचल को देख पा रहे हैं और कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से शुभ मुहूर्त में नामांकन के लिए प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अपने लोगों के साथ मिलते जुलते वो नामांकन के लिए पहुंचते हैं। और कल की जो लिस्ट जो जारी हुई है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 32 प्रत्याशियों ने नामांकन कराए हैं। और आज की अगर मैं बात कराऊं तो आज भी 22 लोगों की जो लिस्ट है वो आई है नामांकन के लिए। और तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो आज का जो दिन होगा वो नामांकन के लिए होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुछ नाम है वो भी आने शेष हैं, करीब 12 नाम हैं जिनका आना शेष है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद, थोड़ी देर के बाद उस नाम की भी घोषणा होगी और जिसमें कि कई चर्चित ऐसे चेहरे होंगे जिनके के नाम आएंगे। तो एक प्रकार की ये भी दिल्ली की हलचल में शामिल होगी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जो लिस्ट की बात आपने करी है कि कांग्रेस ने भी अपनी 5वीं लिस्ट जारी की है और 5वीं लिस्ट में उन्होंने 5 चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है।
हालांकि उनकी तरफ से भी आज जो प्रमुख जो नेता हैं सीमापुरी से राजेश निलोठिया, जिनके लिए कि राहुल गांधी खुद चुनाव प्रचार जो राहुल गांधी की जो चुनावी रैली हुई है उसमें खुद वो गए थे, तो राजेश निलोठिया का भी नामांकन जो है वो महत्वपूर्ण है। आज संदीप दीक्षित का भी नामांकन है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। हम जानते हैं कि संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी समर में गए हुए हैं, तो संदीप दीक्षित का भी जो नामांकन है वो नामांकन भी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गांधीनगर जो सीट है महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, वहां से सरदार अरविंदर सिंह लवली है। अरविंदर सिंह लवली पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, तो उनके लिए ये जो नामांकन है वो काफी महत्वपूर्ण है। हरीश खुराना जो पहले जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके लड़के हैं हरीश खुराना, जिनको कि मोती नगर विधानसभा सीट से नामांकन के लिए आज वो नामांकन पत्र भरने के लिए जाएंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे राजौरी गार्डन की सीटें हैं। राजौरी गार्डन की सीट से जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा जो आशीष सूद हैं, जिनको कि जनकपुरी से टिकट दिया गया है, आशीष सूद जो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं और उनको हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव में सहप्रभारी के रूप में भी देखा। आशीष सूद का भी जो नामांकन है वो भी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पूरा दिन है वो नामांकन के लिए है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल भी आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। अलग दलों के आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, अपना नामांकन करेंगे और लगातार उसी वजह से हम देखेंगे जो चुनावी संग्राम है और तेज होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता धीरज बता रहे थे किस तरीके से चुनावी संग्राम राजधानी दिल्ली का अब बढ़ता हुआ तेज होता हुआ नजर आएगा। अब आइए नए सवेरा में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम थर्मन शानमुगारत्नम 18 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति थर्मन का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति थर्मन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रपति थर्मन से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में महामहिम थर्मन शानमुगारत्नम की ये पहली भारत की राजकीय यात्रा है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर यूपीआई पिन डाला उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो महाकुंभ दिव्य और भव्य तो है ही, साथ ही स्वच्छ भी। और इसमें आपको बता दें भव्य दिव्य महाकुंभ अपना ध्यान वैश्विक स्तर पर भी इसलिए खींच रहा है। इसके चलते ही 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संगम में पवित्र डुबकी लगाएगा। विदेश मंत्रालय द्वारा आमंत्रित प्रतिनिधिमंडल महाकुंभ पहुंच चुका है। प्रतिनिधिमंडल के ठहरने की व्यवस्था अरेल स्थित टेंट सिटी में की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र के हवाई दृश्य का आनंद भी लेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका,
त्रिनिदाद और टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने महाकुंभ का हिस्सा बनकर खुशी व्यक्त की है। उनका कहना है कि उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है और वे उन 400 लाख लोगों, 400 लाख भक्तों, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, पर्यटकों का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं। I'm very happy to be part of those 400 million people, 400 million devotees, celebrities, politicians, tourists who are going to be here for the pilgrimage. I'm very honored. I am the 5th generation. My forefathers would have left these shores of India, went all the way to South America, and 187 years later, I'm the first from my pariwar to make it back to motherland. Jai Hind, I'm so happy. This is an incredible place, first of all. पहली बार है हम आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पहली बार. And to be here for this incredible occasion is a huge honor. Our international delegation that's come from across the world for this special event is unlike any other, and so we are extremely happy to be here. तो विदेशी मेहमान भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं इस महाकुंभ का हिस्सा बनने से। दिव्य भव्य महाकुंभ में परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का संगम भी नजर आ रहा है। दिव्य नगरी प्रयागराज में आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालु की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है और तकनीक के माध्यम से विशाल महाकुंभ मेला क्षेत्र में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनमें AI के जरिए विषयों को मिलाने के लिए भाषणी और उससे संचालित दिक्कतों का समाधान करने के लिए जो AI कैमरे हैं वो लगाए गए हैं जो उनकी खोज करते हुए नजर आएंगे। साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक से खोए व्यक्तियों को खोजना इसके ज़रिए आसान हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से AI का सहारा इसमें लिया जा रहा है। पूरा अगर मेला क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र इसमें बनाए गए हैं जिससे किसी भी तरह की जो असुविधा लोगों को ना हो वो इस पर जा सकें जल्द से जल्द। भाषणी का भाषा अनुवाद इकोसिस्टम भी यहाँ काफ़ी मददगार होगा क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग आएंगे और किसी भी तरह की जो भाषा का है बाधा ना आए। चैटबॉट को 11 भाषाओं में भाषणी सपोर्ट करता है, इस वजह से इसका भी जो भाषाई दिक्कत की समस्या थी उसका समाधान होता हुआ नजर आएगा। हिंदी, अंग्रेज़ी और 9 अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं वो इसमें शामिल हैं जिसकी वजह से ये महाकुंभ जो है अपने आप में खास हो रहा है। साथ ही यूपी 112 हेल्पलाइन ने भाषणी की वार्तालाप सुविधा को अपनाया है, यानी वहाँ भी अगर आप बात करते हैं तो इसका लाभ उसमें मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने भाषणी ऐप के साथ मिलकर इसको लगातार प्रशिक्षित किया है, जो तमाम टीम्स लगी हुई हैं इसमें, और साथ ही वार्तालाप सुविधा से परेशान श्रद्धालुओं की शिकायतों को समझने में आसानी हो सकेगी। जो भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ता था वो इसके ज़रिए नहीं होगी। AI संचालित बहुभाषी वॉइस सक्षम चैटबॉट है कुंभ सहायक, जो कहीं ना कहीं तमाम श्रद्धालुओं के लिए सहायक साबित होगा। वास्तविक समय की जानकारी और नेविगेशन सहायता भी इसके जरिए उपलब्ध होगी। देश विदेश से श्रद्धालु दिव्य भव्य महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनके भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में इस्कॉन ने 2 बड़ी रसोई बनाई हैं। इनमें हर दिन करीब 1.5 लाख लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। इस्कॉन की मेगा किचन में बनने वाला भोजन विशेष है। पहले इसका भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर लाखों लोगों को ये महाप्रसाद बांटा जाता है। ये महाप्रसाद महाकुंभ मेला क्षेत्र के कई प्रमुख स्थानों पर वितरित किया जा रहा है। इस्कॉन की इस मेगा किचन में अडानी समूह की ओर से सहयोग भी किया जा रहा है। We have 2 mega kitchens. One is here and one is at the DSP ground where we're feeding for the holding area for the railway station. So between the 2 kitchens yesterday, I think 1.5 lakh meals have been given. Right. And it's not ordinary meals. Whatever we cook, we first offer to our deities. So we do Naivedya. So prasadam. We have prasadam, karma-free diet. Yeah. We have an outlet at the Sangam site, directly at the Sangam, next to the sector magistrate office. So when the people returning from their bus, we're also going to distribute meals there. तो देखिए किस तरीके से दिव्य भव्य स्वच्छ महाकुंभ जो है वो लगातार नज़र आ रहा है। और हमारे संवाददाता अजय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे
खासतौर से जो दिव्य भव्य और ये जो पल है, ये अद्भुत पल, अलौकिक, आप उसको वहाँ लगातार महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि पहले 2 दिन में ही हमने देखा था करीब 3.5 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे थे, आज भले ही चौथा दिन है, लेकिन अपने आप में एक चुनौती भी नज़र आता है, क्योंकि इस तरह के तमाम सुविधाएं मुहैया कराना और जो बुनियादी ढांचा, क्योंकि एक समय पर अगर देखा जाए तो वहाँ पे या तो जल नज़र आता था या उसके साथ साथ रेत, लेकिन आज के समय में करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित रूप से उनको प्रदान की जा रही हैं? मुकुल जी, धन्यवाद इस विशेष कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने के लिए। मेरे पीछे जो जगह जो देख रहे हैं आप, वो संगम का ही तट है और अरैल घाट पर इस वक्त हम हैं। संगम का ही वो जल, पवित्र जल यहाँ आता है और जबरदस्त घाट बनाए गए हैं। यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया गया है उनका और इतना साफ जल है कि आपको बार बार यहाँ पर स्नान करने का मन होगा। अगर बुनियादी ढांचे की बात करें मुकुल जी, तो इस वक्त 11 डिग्री की सर्दी के बीच भी हजारों लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ से नाव के जरिए संगम में जाते हैं। संगम नोज का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, इसलिए वहां पर लोगों को सीधे जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ने यह किया कि अरैल घाट से व्यवस्था की है नावों की, और जहां पर मैं हूं आप आराम से इसको वीआईपी एरिया कह सकते हैं। यहां पर आपको शोरगुल भी बहुत कम होता है और सिर्फ आपको करना है कि यहां पर जो प्लाटून पुल्स, जो 30 से ज्यादा प्लाटून पुल्स बनाए गए हैं, उसमें बस केवल चढ़ करके मां गंगा या मां यमुना को पार करना होता है। आप जैसे ही पार करते हैं आप संगम पहुंच जाते हैं और स्नान कर लेते हैं। तो ये प्रयागराज स्मार्ट सिटी का स्वरूप है और तीर्थराज प्रयाग के मंदिर बदल चुके हैं, घाट बदल चुके हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो घाटों की स्थिति है वो भी आपको दिखाएं। और इतने सुंदर घाटों की व्यवस्था की गई है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। 16,000 करोड़ रुपए रेलवे की परियोजनाएं हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो ये शिविर है, शिविर कार्यालय है, जो कि जो जिला आपदा प्रबंधन का कार्यालय है, यानी किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए सारी सुविधाएं हैं। आप यहाँ के घाट देखिए तो इतने सुंदर और स्वच्छ नजर आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि कम से कम यहाँ पर 5,000 लोग बैठ करके कोई कार्यक्रम है तो देख सकते हैं। आरती का कार्यक्रम परमार्थ निकेतन का पास के ही घाट में होता है, चंद्रदेव मंदिर पर। अरैल घाट के आपको काली काली जो पन्नियां दिख रही हैं वो है रैन बसेरा, यानी जितने लाखों लोग यहाँ पर आते हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है वो आराम से यहाँ पर बिना किसी शुल्क के रह सकते हैं। खाने की कोई समस्या नहीं है, रहने की कोई समस्या नहीं है। बुनियादी ढांचा जबरदस्त है। केवल 4-6 महीने पहले ये नया नगर बसाया गया है। जैसे कि आपने कहा कि ये पहले केवल जल ही जल हुआ करता था, लेकिन नया नगर बसाया गया और उसमें 50 करोड़ लोग, जो कि अमेरिका, इटली और यूके की जनसंख्या के बराबर है, वो समाहित होने जा रहा है इस क्षेत्र में। बहुत ही अद्भुत मैनेजमेंट है और बहुत ही सेटिस्फाइंग है। जी बिल्कुल, बेहद ही अद्भुत प्रबंधन और जैसा आपने कहा कि उतना ही संतोषजनक भी नजर आता है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसा आपने भी बताया कि विश्व का सबसे बड़ा एक अस्थायी शहर, जिसको एक नगर जो बसाया गया है, अपना जिला भी बना दिया गया है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ऐसे लोगों के लिए तमाम सुविधाएं देने की जो बात है वो भी यहाँ पर कही है, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनके पास तमाम सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। और ऐसे में ये जो लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार का तो धन्यवाद कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अभी तक अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो महाकुंभ है इसमें एक आधुनिक समावेश भी हमें नज़र आता है, और लेकिन जिस तरीके से अजय लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इसको और बेहद खास बनाया गया है। अब से पहले एक नया नगर का जो निर्माण हम कह सकते हैं, जो कि इस पूरे मेला क्षेत्र के तौर पर किया गया है। अलग अलग सुविधाएं लगातार लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं और उस बेहद ही सुंदर ढंग से जो घाट हैं वो पूरी तरीके से सुव्यवस्थित नज़र आते हैं, जिससे किसी भी तरह की जो परेशानी का सामना है वो यहाँ श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। और ऐसे में लेकिन वहाँ अगर देखा जाए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की जो सुविधाएं हैं पहले नहीं मिल पाती थीं, वो किस तरीके से इनको देखते हैं ये भी हम जानेंगे। अजय से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आप बता रहे थे कि पूरा जो नगर है वो बेहद ही शानदार तरीके से यहाँ पर बसाया गया है, एक अस्थायी शहर इसको हम कह सकते हैं, ज़िला भी बनाया गया है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ऐसे जो तमाम लोग हैं उनको सुविधाएं लगातार सरकार दे रही है जिनके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे में वो जो लोग हैं उनकी किस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, ना सिर्फ मूलभूत सुविधाएं बल्कि तमाम जो सुविधाएं वहाँ पर हैं उससे अब वो लैस नज़र आते हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। हाँ मुकुल जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पार्किंग स्पेस है। देखने में तो ये सुविधा आपको काफ़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन आप जैसे लोग जो दिल्ली से गाड़ी चला करके आएंगे वो आराम से बिना किसी दिक्कत के
प्रयागराज में घुसे बिना आप नैनी का पुल पार करेंगे, अरैल आएंगे और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद आप चाहें तो अपने आसपास के आश्रम में या बहुत सारे जो यहाँ पर टेंट एकोमोडेशंस बने हुए हैं, बहुत ही वीआईपी एकोमोडेशंस बने हुए हैं, बोट्स के अंदर एकोमोडेशंस बने हुए हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चुन सकते हैं। अगर हम बात करें तो 7 स्नान घाट बनाए गए हैं, इसके लिए 240 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। कई सारे रेल, रोड, ओवरब्रिज बनाए गए हैं, बुनियादी ढांचा जबरदस्त है। और श्रृंगवरपुर धाम कॉरिडोर, भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, शिवालय पार्क के लिए 14 करोड़ का कॉरिडोर, 1600 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं, ये तमाम यहाँ पर लगाई गई हैं। तो 25-26 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिलने वाला है। बहुत सारे लोग एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पर जो इकोनॉमी है उससे 4 लाख करोड़ रुपए का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को, यहाँ के होटल इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा हो रहा है, यहाँ के ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा हो रहा है। न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास के विंध्याचल और काशी में जो लोग जा रहे हैं यहाँ के दर्शन के लिए, अयोध्या यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कल अयोध्या गए, अयोध्या से दर्शन करके फिर उसके बाद प्रयागराज आए। तो ये बहुत ही जबरदस्त संगम है। जैसा कि आपने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बनाया गया है और इसको इतने कम समय में बिना किसी दिक्कत के लोगों को बेस्ट सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। मुश्किलें बहुत हैं, तमाम देश के हिस्सों से जो पुलिस फोर्स आई है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी मुकुल, क्योंकि आप जाइए, आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। आपको सेक्टर नंबर याद रखना है और मार्ग का नाम याद रखना है। और अगर आप कोई सवाल और करेंगे तो पुलिस वाले बता नहीं पाएंगे कि हो सकता है आंध्रा से हो या फिर तमिलनाडु से हो। सिर्फ आप 2 चीज बताइए, इस सेक्टर में, इस मार्ग पर, इस सेक्टर में मुझे जाना है, वो तुरंत आपको गाइड करेंगे। इतना जबरदस्त उनका मीठा व्यवहार है कि वो सभी को प्रयागराज की धरा से एक समन्वय और सरलता, सहजता का एक संदेश देना चाहते हैं, जिसके लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ एआई भाषणी का भी लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिव्य भव्य महाकुंभ की अगर बात की जाए, कितना खास ये, इसकी लगातार जानकारी अजय हमें बता रहे हैं, यहाँ पर दे रहे थे, खासतौर से किस तरीके से जब हम बात करते हैं इस दिव्य महाकुंभ की। और आइए नए सवेरा में अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, इजराइल और हमास पिछले 15 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सीज फायर और बंधक समझौते पर अब पहुंच गए हैं। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की है। इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने एक सैन्य अभियान भी शुरू किया, जिसमें गाजा के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। व्हाइट हाउस ने बाइडेन के हवाले से कहा है कि मिस्र और कतर के साथ अमेरिका द्वारा कई महीनों की कूटनीति के बाद इजराइल और हमास युद्धविराम समझौते तक पहुंचे हैं। तो अगर देखा जाए तो अब इसमें गाजा पट्टी से इजरायली सेना की जो वापसी है वो भी इसमें शामिल है, जो संघर्ष विराम समझौता हुआ है। साथ ही साथ आप बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस संघर्ष विराम का स्वागत भी किया। तो समझौते के तहत आपको बता दें कि जो गाजा में सैनिक हैं उनको वापस बुलाया जाएगा। संघर्ष में करीब 46,000 से अधिक लोग ने अपनी जान गंवाई और समझौते के पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही इन बंधकों की अगर बात की जाए तो इसमें महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष हैं वो शामिल हैं। लगातार यही मांग हो रही थी कि बंधकों की रिहाई की जाए और अब पहले चरण में आपको बता दें 2 अमेरिकी बंधकों की रिहाई इसके तहत की जाएगी। तो 15 महीने तक चले संघर्ष का अंत अब हो चुका है, क्योंकि एक समझौते के तहत संघर्ष विराम यहाँ हो रहा है और ये संघर्ष विराम जो है रविवार से लागू होगा। इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों का संघर्ष विराम, 6 सप्ताह के शुरुआती संघर्ष विराम की रूपरेखा तैयार की गई है और उसके अलग अलग चरण कि किस तरीके से जो खासतौर से गाजा पट्टी में इजरायली सेना है उसकी वापसी होगी। शुरुआती चरण में जो 2 अमेरिकी नागरिक हैं उनकी रिहाई की जाएगी और उसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस संघर्ष विराम का स्वागत किया है। इस संघर्ष में करीब, जैसा लगातार आपको बता रहे हैं, 40,000 से अधिक लोग मारे गए थे। Ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering
by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल पूरा होने वाला है। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने अंतिम भाषण में जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच प्रशासन ने 8 महीने की लगातार बातचीत के बाद युद्ध विराम और बंधक समझौते पर सहमति बनाने में सफलता पाई है। After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. तो अपने विदाई संदेश में तमाम बातें कहीं बाइडेन ने। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बात की और बंधकों की रिहाई में सहायता के लिए इजराइल की मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू सभी बंधकों को वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी की सराहना की जिसमें कहा गया था कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर काम करेगा ताकि गाजा कभी भी आतंकवादियों का ठिकाना ना बने। साथ ही दोनों नेताओं ने इस मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जल्द ही वॉशिंगटन में मिलने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की और बंधक सौदे को आगे बढ़ाने में उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। और इस पर और जानकारी के लिए आइए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनिल थॉमस फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि 15 महीने तक एक ऐसा संघर्ष चला, करीब 40,000 से लोगों की जान इसमें गई, लेकिन अंततः अब जो सीजफायर समझौता है वो हो चुका है। बिल्कुल 467 दिन अगर बात करें, आपने 15 महीने का जिक्र किया, 467 दिन लंबे चले इस कॉन्फ्लिक्ट में लगभग 48,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। अगर आप इजराइल, पैलेस्टीन और वेस्ट बैंक तीनों को जोड़े, जो नंबर हम जनरली देखते हैं वो जनरली पैलेस्टीन नंबर्स ही होते हैं, बट इजराइल की तरफ भी उतने नुकसान हुए और उतना ही जान और माल का नुकसान वेस्ट बैंक में। तो कुल मिलाकर देखिए 48,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। ये जो डील हुई है लगभग 8 महीने कोशिश रही है, सारे जो मीडिएटर्स मौजूद थे, और मैं कहूंगा इसमें बहुत बड़ा हाथ कतर का, क्योंकि कतर इस पर बार बार, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और मिडिल ईस्ट इस पर बहुत एक तरह से बखूबी उन्होंने इस डील में काम किया और उसका फायदा दिख रहा। ये डील रविवार की सुबह और 6 हफ्तों के लिए ये है, और एक डील को 3 पार्ट्स में, इस सीजफायर डील को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले में 33 बंदी अभी जो है उनको रिहा किया जाएगा, और आखिरी फेज में एक तरह से जो बाकी बंदी हैं 59 बंदी अभी भी हमास के पास है, तो उनको छोड़ा जाएगा। उस पर अभी भी सवाल या निशान है, लेकिन वो एक फेस्ड मैनर में उन्होंने जिस तरह से बताया है वो काफी रोचक है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब इजराइल के पास कोई मौका नहीं है इसको रिफ्यूज करने का, क्योंकि ये एक अच्छा ऑफर है और हमास ने इसे एक्सेप्ट किया और दुनिया ने जिस तरह से इसका स्वागत किया, दुनिया के सभी देशों ने इसका स्वागत किया है। हमने यूके से, जर्मनी से, फ्रांस से रिस्पॉन्स देखा, यूनाइटेड ने खुद इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, किस तरह से एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन एड की, या फिर वहां जो लोग थे वो जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे उनको किस तरह से रिलीफ मटेरियल्स या फिर जो उनकी जरूरत है जैसे दवाएं उनको पहुंचाने की काफी कोशिश की जा रही थी। मैं कहूंगा एक बड़ा अच्छा सीज फायर डील यहाँ मिला है इजराइल के लिए। इजराइल के पास कोई वजह नहीं इसे रिफ्यूज करने के लिए, लेकिन इजराइल के कैबिनेट के अंदर अभी भी इस पर सभी लीडर्स एक पेज पर नहीं है। ये भी कहूंगा कि उनके पास नंबर्स नहीं है ऑब्जेक्ट करने के लिए। तो कुल मिलाकर बेंजामिन नेतन्याहू के पास एक अच्छा मौका यहाँ अपने आप को इजरायली लोगों के सामने उनका दिल जीतने का। दूसरी तरफ अंदाज से उन्होंने बात की है पहले ट्रंप से और फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, ये साफ संकेत दिखाता हुआ कि बदलते जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को नेतन्याहू अच्छी तरह समझते हैं और बखूबी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल अनिल, क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि जब तक तमाम जो बंदी हैं उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी तब तक कार्रवाई नहीं रुकेगी, और ऐसे में अब अलग अलग चरण में जिस तरीके से तमाम जो बंदी हैं उनकी रिहाई होगी, अलग अलग देशों के उसमें नागरिक भी शामिल हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक तरीके से मान सकते हैं कि जो मांग एक रखी जा रही थी वो भी पूरी हो गई, क्योंकि फिर चाहे संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए या अलग अलग मध्यस्थ देशों की बात करें, तमाम जो प्रयास थे वो अब कायदे में फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें से निकल आ रही है। 6 सप्ताह का समय है इस पूरे डील को 3 हफ्ते जो 3 चरणों में बांटा गया है। तो इसमें पहला पार्ट है, उसमें 33 बंधकों की रिहाई की बात हो रही है, लेकिन उसके बदले में पैलेस्टीन क्या मांग रहा है? हर महिला सिपाही को छोड़ने के लिए वो 50 पैलेस्टीनी मांग रहा है। दूसरी तरफ हर सिविलियन या फिर हर बच्चे को छोड़ने के लिए वो 30 बंदी जो इजराइल के पास है उनकी रिहाई मांग रहा है। तो मैं कहूंगा एक पहला डील जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डील है वो इजराइल को सूट करता है। दूसरा डील उन्होंने कहा है कि इजराइल ने अब तक जितने बंधकों को या फिर बच्चों को या महिलाओं को पकड़ा है अक्टूबर 7 2023 से, उन सारे लोगों को वो छोड़े। इजराइल इसके लिए तैयार होगा, क्योंकि इजराइल के लिए हमेशा इजराइल इस बात को मानता है कि महिलाओं और बच्चों को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लाना है, तो ये हो जाएगा। जो तीसरा पार्ट है जिसमें लगभग 600 ट्रक, जिसे कहते हैं यूएन एड या फिर नॉर्दर्न स्ट्रिप में जहां सबसे ज्यादा उत्तरी भाग जहां सबसे ज्यादा अटैक हुआ था, वहां करीब 600 यूएन के ट्रक्स आएंगे। मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा विंडो है यहाँ दोनों ही पार्ट्स को, मतलब इजराइल को भी देखे, हमास को भी देखे। ये बहुत अच्छा मौका है दोनों के पास एक तरफ शांति की ओर बढ़ने का। और ये देखिए आखिरी दिन आ रहा है जिस दिन जो बाइडेन का आखिरी दिन है 30 जनवरी, उसी दिन ये डील स्टार्ट होती है। तो मैं कहूंगा दोनों ही नेता, जो बाइडेन जो राष्ट्रपति है अमेरिका के और आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के जो सहयोगी थे या दोनों के जो राइट हैंड थे जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे, अगर दोनों ही नेताओं ने, मैं कहूंगा दोनों ही लॉ मेकर्स ने ताल से ताल मिलाया, और ये साफ दिखता है जब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करते हैं और वो बाइडेन से भी बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका यानी कहीं ना कहीं देशों की नजर आई है, और जब हम बात करते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो ज़रूरी कदम था, शायद आखिरकार अब वो उठा लिया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की भी। दरअसल अगर बात की जाए तो इस वक्त कई राज्यों में मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ शीतलहर का भी असर है। राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। साथ ही भारतीय रेलवे के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति के कारण दिल्ली जाने वाली 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से 2 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 19 जनवरी तक हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि राजस्थान में कड़ाके की ठंड के साथ सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के कई जिलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की भी संभावना जताई गई है। हम गाड़ी जिस समय पकड़े हैं उस समय राइट समय पे आई थी 3:45 बजे, और यहाँ जो है टाइम से ही छोड़िए, मान लीजिए आधा पौन घंटा लेट है। और बाकी जब इधर से जो पुरुषोत्तम जाती है वो गाड़ी जो है तकरीबन 8 घंटे लेट चली है। 1 घंटा लमसम लेट हुई थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस थी जो पूरी से आ रही थी पटना से जैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हुआ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण CAQM ने ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रैप 4 की पाबंदियों के तहत राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर्स, बिजली लाइन, पाइपलाइन व सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रिक, CNG व BS4 डीजल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत और गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये निर्णय दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर लिया गया है। तो आपको बता दें, इसके साथ जो पाबंदियां हैं ग्रैप 4 यानी जब 400 के पार AQI लेवल जाता है, ज़रूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही सिर्फ इस दौरान प्रवेश दिया जाएगा।
इसके साथ साथ जो चौथा चरण लागू हुआ है, दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर पाबंदी रहेगी, उन पर रोक रहेगी। कुछ ही श्रेणी हैं जिनके तहत वाहनों का प्रवेश होगा। साथ ही नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रह सकते हैं, इसका प्रावधान इसमें है। हालांकि इस दौरान जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वो वर्क फ्रॉम होम मोड में भी चलाए जा सकते हैं। और आपको बता दें, नई दिल्ली से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से ना सिर्फ अगर बात की जाए ग्रेड 4 जो है लागू हुआ, और कई तरह की इसके साथ साथ पाबंदियां जो हैं वो अब देखने को मिलेंगी, और साथ ही मौसम में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो मौसम है वो करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। जी, जहाँ तक ग्रेड 4 की बात है तो निश्चित तौर पर जब एक गुणवत्ता लेवल खराब हो जाता है वायु का, तो उसके बाद से जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। और इसमें आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अगर वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं आता है तो इस प्रकार के जो कड़े नियम हैं वो अपनाने होंगे, और वो आप आगे आने वाले टाइम में भी देखेंगे। फिलहाल जहाँ तक वेदर की आपने बात की है तो निश्चित तौर पर जो डेंस फॉग है उसके IMD ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, और वो देखने को मिल रहा है। काफी धुंध आप देख सकते हैं, सुबह और शाम में भी काफी धुंध देखने को मिलेगी। और इसके लिए कहा गया है कि जो ड्राइविंग है वो काफी सोच और समझ करके संभल करके करनी है, लोगों को यह हिदायत दी गई है। साथ ही साथ येलो अलर्ट जिस प्रकार से जारी किया गया है उसमें ये भी कहा गया था कि आज कुछ बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है दिल्ली के, और हमने देखा भी कि सुबह बूंदाबांदी भी हुई है। और कुछ देख सकते हैं अभी भी जो रोडें हैं वो काफी गीली है। इससे मतलब कहा जा सकता है कि रात भर वो भी ठंड को थोड़ा सा जो है वो बढ़ा रही है, लेकिन फॉग से अभी निजात मिलना मुश्किल है, और अभी कुछ दिनों तक ये फॉग जो है वो लगातार बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल चंद्रशेखर आपका इस अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से मौसम जो है वो करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसी वजह से ठंड में इजाफा भी हो रहा है। फिलहाल नया सवेरा में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत का। जी पराक्रम। धन्यवाद मुकुल। अखबारों की बड़ी खबरों की बात करें तो आज एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर जिससे लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से स्थान दिया है, वो अखबार भारत की समुद्र शक्ति से जुड़ी हुई खबर है। और वो खबर जो है उसमें हम ये कह सकते हैं कि समुद्र में देश को ताकत की तिकड़ी मिली है। दरअसल भारत की प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है। ये जो सफलता हमको मिली है समुद्री क्षेत्र में, इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार 2 युद्धपोत मतलब INS सूरत, INS नीलगिरी और एक पनडुब्बी जिसे INS वाक्षीर नाम दिया गया है, ये एक साथ भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसके जरिए समुद्री क्षेत्र में भारत की जो सुरक्षा है और भारत की जो ताकत है उसका लोहा अब दुनिया भी मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोट किया वो महत्वपूर्ण बात यहां पर हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसे अखबारों में छापा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना का नया सामर्थ्य जो है और दृष्टिकोण दिया था, और आज इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नौसेना को सशक्त की तरफ आगे बढ़ाते हुए ये कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत जल हो, थल हो, नभ हो, सभी में प्रगति कर रहा है। और इसी के साथ 2047 का जो विजन है उसमें मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडिया उसको भी साकार किया जा रहा है, क्योंकि ये जो INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाक्षीर जो है वो पूरी तरीके से भारत में निर्मित है। और आइए दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर जो है वो सियासत से जुड़ी हुई है। राहुल
राहुल गांधी ने हमला किया है भाजपा पर, केंद्र सरकार पर, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। और इसका पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि ये देश विरोधी मानसिकता है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए भवन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो लड़ाई है ये इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की भी लड़ाई है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का उन ताकतों को प्रोत्साहित करने का इतिहास रहा है जो कमजोर भारत को चाहते हैं, और सच्चा के लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता और लोगों के भरोसे को धोखा देने का काम करते हैं। यह पलटवार भाजपा ने किया है। इसी के साथ मायावती जो है उसने भी इंडी गठबंधन को घेरा है। मायावती जो है वो ये कह रही हैं कि इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। मायावती अपना 69वां जन्मदिन मना रही थी और इस मौके पर उन्होंने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा है कि इनका काम किसी भी तरीके से सत्ता को पाना है और लोगों को धोखा दे रहे हैं, और जिन दलितों पिछड़ों के नाम पर जो ये राजनीति करते आए हैं इनका इन्होंने कभी भी भला नहीं किया। तो सीधे तौर पर मायावती ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोला है और कहा है कि इन सभी से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ मायावती ये भी कह रही हैं कि भाजपा का जो विकल्प है वो समाजवादी पार्टी ही है। अगली खबर की बात करें जो महत्वपूर्ण खबर है और वो है शौचालय पर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शौचालय सिर्फ जरूरी सुविधा नहीं बल्कि ये मौलिक अधिकार है। ये समझने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद जब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया था तो उसमें शौचालय की बात की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ये मौलिक अधिकार है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा है कि शौचालय मौलिक अधिकार है लोगों का, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताने कि जस्टिस JB पारदीवाला और आर.डी. महादेवन की पीठ ने राजीव कलिता की ओर से 2023 में दाखिल जो जनहित याचिका थी उस पर यह बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये कुछ आज के अखबारों की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं मुकुल, जिनको अखबारों में प्रमुखता से जगह दी गई है। जी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम। इतनी जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं वो भी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब नया सवेरा में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कारोबार जगत की भी। अब आइए कारोबार जगत की जो कुछ खबरें हैं वो आपको फटाफट अंदाज में जल्दी से यहाँ बता देते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मॉडल करियर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल संग्रह बूथ गांव के बाहर स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि टोल राजस्व का 74% हिस्सा वाणिज्यिक वाहनों से आता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.8% और 2025-26 में 7.7% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। देश का पहला ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र इस साल मार्च में शुरू हो सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने बताया कि लॉन्च के लिए 5 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई की कंपनियां शामिल हैं। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेल जगत की भी अहम खबरों पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राजकोट में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में आयरलैंड को 304 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। खो खो विश्व कप में भारत का दबदबा बरकरार है। भारतीय पुरुष और महिला टीम खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने पेरू के खिलाफ मुकाबले में 70-38 से शानदार जीत हासिल की। वहीं खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने भी बुधवार को ईरान पर 100-16 की शानदार जीत से खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम इस आसान जीत से अपने ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए बुधवार का दिन मिला जुला रहा। लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। उन्हें चीनी ताइपे के लिए चुन ई के खिलाफ 15-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। गत विजेता हरियाणा के लक्ष्य शरौन और दिल्ली की भव्या त्रिपाठी ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुष और महिला ट्रैप शूटिंग फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आज फाइनल होगा।
और आइए अब खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में सिनेमा जगत से भी। वेब सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन का पहला ट्रेलर हुआ रिलीज। ये सीरीज 4 मार्च 2025 को डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी। अमेरिकी हॉरर फिल्म अंटिल डन का पहला लुक हुआ जारी। ये फिल्म भारत में 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन स्लाइड साल 2025 के बेफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज श्रेणी में हुई नामांकित। सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर 2 का अनाउंसमेंट टीजर हुआ जारी। 74 साल की उम्र में भी रजनीकांत पर्दे पर दमदार एक्शन करते हुए आएंगे नजर। अपकमिंग साइंस फिक्शन सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म बैदा के फर्स्ट लुक को मेकर्स ने किया रिलीज। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप होने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। 450 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने अब तक कुल 111.7 करोड़ रुपए की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फतेह के अच्छा परफॉर्म नहीं करने के बावजूद भी सोनू सूद ने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए शुक्रिया कहा। और आइए नया सवेरा में अब आपको बताते हैं मौसम की जानकारी। मौसम की अगर बात की जाए तो खासतौर से पहाड़ी राज्यों में अगले 2 से 3 दिन बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि इसके साथ साथ राजस्थान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कोहरे का भी अनुमान है। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ भी तमिलनाडु, केरल और माहे में भी अगले 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान है। वहीं 18 और 19 जनवरी के आसपास यहाँ भारी से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज और कल के लिए कोहरे का मध्यम कोहरा जो है वो छाया रह सकता है। इस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं जल्दी से देश भर में तापमान के हाल पर। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन शुभ रहे। लेकिन जाते जाते आइए आपको छोड़ जाते हैं महाकुंभ में भारतीय संस्कृति की विविधता की परिचायक विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की मनमोहक झलकियों के साथ। फिलहाल के लिए नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।